So hello everyone, welcome to my channel Rudy's The Legal World. So we have come up again to do the second chapter of drafting, which is general principle of drafting. So I'm covering the whole coverage of the module, but before we go ahead, let me just tell you this video is only for those person who wants to revise this subject for exam point of view. This is a quick revision, this is not a full explanation, but I hope my quick revision would help you during exam time. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले क्या पढ़ना है अपने को? इंट्रोडक्शन. ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है, कन्वेंस का मतलब क्या है, ड्राफ्टिंग और कन्वेंस का डिफरेंस क्या है, ड्राफ्ट कन्वेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट का क्या डिफरेंस है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डीज एंड कन्वेंस एंड अदर राइटिंग्स में क्या है, सम डूज एंड डोंट्स, गाइडलाइंस फॉर यूज़ ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स एंड फ्रेजेस. तो बेसिकली हम आज की वीडियो में यहाँ तक कवर करने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक, और द नेक्स्ट वीडियो में ये वाला कवर होगा. सो बेसिकली दिस टॉपिक कैन बी कवर्ड इधर इन 2 पार्ट और इन 3 पार्ट इफ नीडेड. So today we are covering this. I'm telling you again that it's a quick revision and not a complete explanation. It's a very quick revision for exam. चलो आ जाओ. तो ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ. ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, द सिंथेसिस ऑफ लॉ. पहली बात तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है. सिंथेसिस का मतलब होता है डिफरेंट जो आइडियाज़ होते हैं उसको पुट थ्रू करना, उसको एक्शन में लाना. सो द सिंथेसिस ऑफ लॉ, तो जो लॉ के डिफरेंट आइडियाज़ है और जो फैक्ट है लॉ का, उसको लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट करना इज़ नथिंग बट ड्राफ्टिंग. आई एम रिपीटिंग अगेन, सिंथेसिस ऑफ लॉ मतलब होता है डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ लॉ जो है और जो फैक्ट है, मतलब इन शॉर्ट अपने डिफरेंट प्रोविजंस जो है अपने लॉ के, और जो फैक्ट है, फैक्चुअल थिंग्स है, उनको मुझे लैंग्वेज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट्स ड्राफ्टिंग. ऑलराइट. फिर है ड्राफ्टिंग का मतलब इन लीगल सेंस एन एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द लीगल डॉक्यूमेंट लाइक अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग. For better understanding of drafting, the connection between the law, the fact and the language must be fully understood and accepted. Didn't I say this कि synthesis of law मतलब different ideas of law and fact को हमको language form में convert करना is drafting. So to better understand for better understanding of drafting, the nexus between law में क्या लिखा है, fact क्या है उसका, और language form में कैसे convert करना है, सो दैट मस्ट बी अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड. आपको ड्राफ्टिंग करना है तो आपको ये 3 चीज़ें आनी चाहिए. आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, लॉ और फैक्ट में क्या लिखा है वो देखने के बाद. सो लीगल ड्राफ्टिंग इज क्रिस्टलाइज्ड, लीगल ड्राफ्टिंग इज द क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ लीगल राइट. क्या है लीगल ड्राफ्टिंग में? बेसिकली आप लीगल ड्राफ्टिंग को क्रिस्टलाइज करोगे, मिलेगा क्या कि लीगल राइट क्या है, प्रिविलेज क्या है, स्टेटस क्या है, फंक्शंस एंड ड्यूटी क्या है. The process of drafting operates in 2 plans. Besides seeking the right words, the draftman seeks the right concept. Drafting therefore is first thinking and second कंपोजिंग. 2 प्लान दिखता है, तो कंसेप्चुअल एंड द वर्बल प्लान. ठीक है. तो बेसिकली आप कभी भी ड्राफ्ट करने भी वाले हो एग्जाम में, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा इसका क्या है, क्या क्या इसमें लिखना है मेरे को, क्या इसमें एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा रफ में. वो है नथिंग बट थिंकिंग एंड देन सेकेंड कंपोजिंग. ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर द फॉलोइंग प्री रिक्विजाइट, द स्किल्स ऑफ अ ड्राफ्टमैन एंड द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ. मतलब अगर ड्राफ्टिंग अच्छी है तो वो किस आधार पे अच्छी होगी कि स्किल जो है ड्राफ्टमैन का वो अच्छा है और उसको पता है फैक्ट एंड लॉ. ओके. ऑलराइट. सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद कन्वेंसिंग. कन्वेंसिंग का मतलब क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, कन्वेंसिंग का मतलब ही होता है आर्ट. कन्वेंसिंग इज नथिंग बट द आर्ट. तो कन्वेंसिंग इज द आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. कन्वेंसिंग इज व्हाट? कन्वेंसिंग इज द आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स वेयर बाय. कन्वेंसिंग क्या है? कन्वेंसिंग एक आर्ट है, आर्ट ऑफ व्हाट? ड्राफ्टिंग डीड्स एंड डॉक्यूमेंट वेयर बाय लैंड और इंटरेस्ट इन लैंड दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर. क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि दैट कन्वेंसिंग इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग डीड्स एंड डॉक्यूमेंट वेयर बाय जहाँ पे लैंड या फिर इंटरेस्ट इन लैंड जो है दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर. It is basically convincing. When we talk, it is more concerned with transferring of property from one person to another. So basically इंडिया में कोई भी convincing का जो है लॉ नहीं बना हुआ है, ये हमने इंग्लिश लॉ से कॉपी किया हुआ है.
As per Stamp Act, conveyance is defined under Section 2 Clause 10 of Indian Stamp Act 1899. Conveyance जो है वो डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में. वेर इज कन्वेंस एज पर जनरल क्लॉजेज एक्ट बोल रहा है कि कन्वेंस मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मूवेबल एज वेल एज रिमूवेबल प्रॉपर्टी. Whereas conveyance is defined as section 2 clause 10 of Indian Stamp Act 1899 ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि कन्वेंस में हम कन्वेंस ऑन सेल तो लेते ही हैं, साथ में every instrument by which property whether movable or immovable is transferred between inter vivos एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट मतलब कन्वेंस ऑन सेल तो हम लोग ले, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए जो ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन जिंदा पर्सन के बीच में, एंड which is not otherwise specifically provided by schedule 1 of the act. अगेन ड्राफ्टिंग क्या है, तो ड्राफ्टिंग एक आर्ट, ड्राफ्टिंग नहीं, हम अभी कन्वेंसिंग कर रहे हैं. तो कन्वेंसिंग क्या है, कन्वेंसिंग एक आर्ट है. कन्वेंसिंग इज नथिंग बट दी आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स वेयर बाय लैंड या फिर इंटरेस्ट इन लैंड इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. फिर हमने बोला जनरल क्लॉजेस के हिसाब से ड्राफ्ट कन्वेंसिंग जो होता है वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है. Whereas conveyance as per Stamp Act 2 clause 10 of the Indian Stamp Act 1899 बोलने की कोशिश कर रहा है. that conveyance include होता है conveyance on sale plus every instrument by which, every instrument जो कि schedule 1 में दिया है एक्ट के, स्टैम्प एक्ट के, या फिर every instrument by which property whether movable or immovable is transferred between inter vivos. तो can I say one thing कि ये कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है. देखो कन्वेंस ऑन सेल्स ट्रांसफरिंग बिटवीन मूवेबल इमूवेबल या इमूवेबल हो बिटवीन इंटरव्यूज हो रहा है, और स्केड्यूल 1 ऑफ द एक्ट जो दिया है वो भी कन्वेंस में इंक्लूड होता है. नहीं क्या बोला बेटा, सॉरी. विच इज़ नॉट अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय स्केड्यूल 1 ऑफ द एक्ट इज कन्वेंस. मतलब स्केड्यूल 1 वाले को छोड़ के विच इज़ नॉट अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय स्केड्यूल 1 ऑफ द एक्ट वो इंक्लूड होता है कन्वेंस में. मतलब स्केड्यूल 1 में जो दिया है वो कन्वेंस में इंक्लूड नहीं होता है, राइट. Then we have got section 5 of TOPA which is Transfer of Property Act 1882. तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, that doesn't require that the person who conveys property should necessarily, मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है. सेक्शन 5 ऑफ TOPA बोल रहा है कि पर्सन जो है कन्वे कर रहा है प्रॉपर्टी, ही डज नॉट हैज़ टू बी ओनर देयर ऑफ. एंड कन्वेंस जो होता है वो दो जिंदा लोगों के बीच में होता है, एंड वो भले ही ओनर हो प्रॉपर्टी का या फिर ऑथोराइज हो प्रॉपर्टी को कन्वे करने के लिए. The property transferred may be outside India of the act of conveyance is within the territory of India. The property transferred may be outside India if the act of conveyance is within the territory of India. इसका मतलब हम इस एग्जाम्पल से देखेंगे. तो वो क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी भले ही आप बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हो चलेगा. The property transferred may be outside India but the act of conveyance is within the territory of India. मतलब ये कि एग्जाम्पल कंक्लूजन, आप प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है. अगर इन इंडिया है तो कन्वेंस में आएगी. अगर पार्टी आउटसाइड इंडिया है तो नॉट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया और एग्जीक्यूटेड इन इंडिया. एग्जीक्यूटेड इन इंडिया है बोथ पार्टीज इंडिया की तो कन्वेंस आ जाएगा. अगर नॉट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया है मतलब आप अग्रीमेंट बाहर करके आ रहे हो लेकिन पार्टीज अदर देन इंडियन है तो कन्वेंस नहीं है. यहाँ पे दिया सॉरी, आउटसाइड इंडिया में एक्ट ऑफ कन्वेंस जो है नॉट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया मतलब पार्टीज अदर देन इंडियन है तो फिर कन्वेंस नहीं है. और अगर एग्जीक्यूट आप इंडिया में कर रहे हो बोथ पार्टीज इन इंडिया तो कन्वेंस है. आई होप इतना समझ में आया. तो दिस इज डन, वी आर डन विद दिस वन. सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग का डिफरेंस. क्विकली देखते क्या है डिफरेंस. सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ड्राफ्टिंग नो देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द ड्राफ्टिंग इज जस्ट द वे एंड मैनर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन लीगल डॉक्यूमेंट. मतलब ड्राफ्टिंग का कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है कि यही है ड्राफ्टिंग, ऐसे ही करना है. इट्स जस्ट अ मैनर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट. वेर इज कन्वेंसिंग बोल रहा है सिंस सेक्शन 2 क्लॉज 10 हमने इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 का देखा, दैट कन्वेंसिंग इज द वे एंड मैनर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली दोज डॉक्यूमेंट विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. पर्पस क्या है, तो इट गिव्स जनरल मीनिंग सिनोनिम्स टू प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट. जनरल मीनिंग सिनोनिम्स दे रहा है फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट. कन्वेंसिंग का पर्पस क्या है, तो इट गिव्स मोर स्ट्रेस ऑन डॉक्यूमेंटेशन दैट इज मोर कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. देन वी हैव गॉट स्कोप. क्या है, तो कंसेप्ट ऑफ ड्राफ्टिंग जो है वो वाइडर है, वेर इज ये नैरोअर है कन्वेंसिंग. ड्राफ्टिंग एक्ट जो है वो बोल रहा है डिफाइनिंग एक्ट कौन सा है ड्राफ्टिंग का. सो डॉक्यूमेंट में इंक्लूड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज अदर
document as per section 3 clause 18 of general act, as per soga 1930, 2 clause 4 of soga 1930 and sale of goods act, and as per companies act, as per यहाँ पर बोल रहा है as per section 2 clause 10 of indian stamp act 1899. ठीक है, फिर आगे अपना कन्वेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट? तो व्हेन वी टॉक अबाउट कन्वेंस, कन्वेंस जो होता है बेसिकली रिटर्न में हो सकता है, वेर एज कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में ही होता है, वेर एज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल और रिटर्न भी होगा. वी ऑल नो कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है, वेर एज कन्वेंस जो है वो रिटर्न में ही होगा. अगेन मीनिंग तो एक आर्ट है, आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ये एक अग्रीमेंट है एनफोर्सेबल बाय लॉ इन अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, आई होप इट्स विजिबल, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू. फिर गवर्निंग एक्ट क्या है? तो टोपा जो है इसका टोपा 1882 सेक्शन 5 जो हमने पीछे पढ़ा था कन्वेंसिंग में, प्लस 2 क्लॉज 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेर इज यहाँ पे आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ. फिर यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, देयर इज नो सच प्रॉमिस एंड टाइटल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन ऑलरेडी पास इन फेवर ऑफ द वेंडी. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसिस्ट होता है, contract consists of reciprocal promises and each party to contract bound. Can we say one thing? when we do contract जब हम करते हैं तो हम एक ना एक ये कॉन्ट्रैक्ट ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो फ्यूचर डेट पे होता है, या ये वाला फ्यूचर डेट पे नहीं होता है, ये प्रेजेंट में होता है. देयर इज नो सच प्रॉमिस एंड टाइटल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन ऑलरेडी पास इन फेवर ऑफ द वेंडी. फिर क्रिएट राइट ऑफ एक्शन, कन्वेंस डज नॉट क्रिएट एनी राइट ऑफ एक्शन बट एट द सेम टाइम इट ऑल्टर्स द ओनरशिप ऑफ द एग्जिस्टिंग राइट. इट क्रिएट्स राइट ऑफ एक्शन इन फेवर ऑफ द पार्टीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा तो नंबर ऑफ रेमेडीज अवेलेबल होगी, तो वही राइट एंड लाइबिलिटी डिफाइन किए. तो यहाँ पे क्या आएगा? मीनिंग आ गया, गवर्निंग एक्ट आ गया, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड क्रिएट राइट ऑफ एक्शन.